मन लाना मतलब। तो आज वही मैं तुम्हारे साथ अभी लाइव हूँ। मैं चाहता था कि तुम एक बार अपनी स्ट्रैटेजी, तुमने कैसे पढ़ा, तुम लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, वो सब मैं चाहता हूँ कि तुम शेयर करो। एक्चुअली सर मेरा ये था कि मेरी क्लासेस थोड़ी टाइम पे खत्म हो गई थी। मार्च एंड तक मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस खत्म हो गई थी। मार्च एंड तक मतलब एग्जाम के 6 मंथ पहले तुमने कंप्लीट कर ली थी क्लासेस। हाँ, क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद दैट मैंने इज सेल्फ नंबर वन स्टार्ट कर स्ट्रैटेजी। दी। या वो बहुत जरूरी है कि आपकी एटलीस्ट 6 महीने पहले तो हो जानी चाहिए, क्लासेस तो खत्म हो जानी चाहिए सारी। उसके बाद मैंने जैसे मैं एक्चुअली ऐसे करता था, एक सब्जेक्ट का एक बार में मतलब कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं एक ही सब्जेक्ट को मतलब एक बार में एक ही सब्जेक्ट करता था, उसमें एक बार पूरा में एक फोकस करता सब्जेक्ट। हाँ, था। मतलब जैसे मैंने 3 रिवीजन किया ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट के, एक दो को छोड़ के, इलेक्टिव को छोड़ के। तो 3 रिवीजन किया सब्जेक्ट। हाँ, 3 रिवीजन किया सब सब्जेक्ट के। तो उसमें ऐसा था कि पहले फर्स्ट रिवीजन में ऑलमोस्ट 10-11 डेज दे दिया एवरेज। सेकंड में थोड़े 1-2 दिन कम होता है, ज्यादा कम हो नहीं पाता एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जानते थे। फिर थर्ड रिवीजन में और थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थर्ड रिवीजन तक ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है, थोड़ा सा बहुत मतलब, क्योंकि क्या है, सेकंड रिवीजन तक तो आपको डाउट में रहता है, क्योंकि आप बोलते रहते हो बार बार। ऑब्वियसली मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में तो और ही ज्यादा ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। मतलब बार बार तो बोलते रहते हैं और बार बार वापस से री रिविजन। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे मैंने एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, जैसे लॉ खत्म कर लिया, उसके बाद अगर दूसरा मैंने चालू कर दिया तो उसके बाद लॉ तो मतलब कुछ दिनों के बाद तो धीरे धीरे आपका वो थोड़ा साइड भी होते रहता है, गैप सा हो जाता है थोड़ा। हाँ। तो थर्ड डिवीजन कर लिया, उसके बाद भी मतलब ऐसा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको, हाँ, कि आप प्रिपेयर्ड हो। उसके बाद और फिर मैंने 2 मॉक्स भी दिए थे हर सब्जेक्ट के। हाँ। तो उससे भी आपकी राइटिंग, क्योंकि लॉ का पेपर इस बार मेरे को सबसे ज्यादा लेंथी लॉ का पेपर ही लगा था एक्चुअली। ऑलमोस्ट मतलब सबसे छूटने वाला था, छूटा नहीं, हाँ। क्योंकि उसमें क्या है, सारी क्वेश्चन 4-5 नंबर के थे। और सब में फिर आपको थोड़ा मतलब प्रोविजन लिखना पड़ता है, फिर कंक्लूजन वगैरह। तो 4 नंबर में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है वो। अच्छा। और लॉ में सारे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिर भी ऐसा लगता है कि देखा हुआ क्वेश्चन है तो तुरंत कर देंगे। लॉ में तो सारे नए क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा कोई होता नहीं है। अच्छा, और एक आर्टिकलशिप तुमने कहाँ से की थी? आर्टिकलशिप में से मैंने पूरी जयपुर से करी है। मेरा ये अभिषेक जैन कहना है, कंपनी के नाम। हाँ, मेरा ये पूछना था कि क्या आर्टिकलशिप, अगर कोई स्टूडेंट आर्टिकलशिप में बहुत ज्यादा सीरियसली वो इन्वॉल्व है, तो क्या उससे उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है कि हम लोग एक तगड़ी आर्टिकलशिप के साथ रैंक 1 भी ला सकते हैं? ऑब्वियसली मतलब सर, वो तो आपको वो है कि आपकी आर्टिकलशिप मेन तो क्लासेस के टाइम इफेक्ट करती है। अभी लास्ट में तो मुझे छुट्टी मिल गई थी एक्चुअली। तो अच्छा। जो क्लासेस के टाइम था, तब आपको ये कि आपको क्लासेस देखनी जरूरी है, कि आप दिन की क्लास एक्चुअली मतलब आपको देखनी पड़ेगी, चाहे वो आप सुबह के टाइम पे देखो या फिर आने के बाद देखो। तो वो आपको फिक्स जरूर करना पड़ेगा। और तो उसके बाद आर्टिकलशिप तो आपको मतलब अच्छी तरह करनी ही पड़ेगी। वो उससे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, वो तो है ही। मतलब वो है कि स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हो एक क्लास तो एक्चुअली, क्योंकि और मैं तो कभी ऐसा होता था कि अगर एक क्लास एक साथ नहीं हो पाई तो आधी सुबह देख ली, आधी शाम को देख ली, तो एक क्लास हाँ, कैसे भी करके आप कर सकते हाँ, 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 वो स्ट्रेटजी तो सही है एकदम। हाफ हाफ क्लास करके, फाइन की क्लासेस भी लेंदी होती हो। है, हाँ, 3 घंटे प्लस की होती हैं। हाँ, 3 घंटे की सारी होती है। अच्छा, मेरी अभी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी जिनका रैंक आया है, ऑब्वियसली मतलब 1 टू यस 50 सर। रैंक में आया है, और बिग 4 से आर्टिकलशिप भी है। तो वो बता रहे थे कि सर ओके, बिग ओके। 4 की आर्टिकलशिप के बाद मतलब रैंक लाने के लिए मतलब होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इस तरह का हाँ, ग्रोइंग वो एटमॉस्फेयर होता है कि वो संभव नहीं हो पाता। तो वही मैं मतलब जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर रहा था कि हाँ, ये हाँ, आर्टिकलशिप डिफिकल्ट है। वो सर आर्टिकलशिप करने से कॉन्फिडेंस भी आता है, पर वो भी है कि आप और आपके साथ वाले भी फिर हो सकते हैं वहाँ पे बिग 4 में है, तो और मतलब वो भी रैंकर्स होंगे, हाँ, तो वो आपको बता रहा क्रेडिट था भी कि आपको उसके वैसे साथ मिलता और है। भी उसके कलीग से बिग 4 के, जिनका लोअर हाँ। मतलब इंटर फाउंडेशन में रैंक था, पर फिर फाइनल में रैंक नहीं आ पाया ये आर्टिकलशिप के प्रेशर के चक्कर में। ओके, ओके। तो हाँ, वो मतलब वो है कि आपको या तो अटेम्प्ट शिफ्ट करने का, मतलब वो देखते हैं सब अपना अपना आपका, हर किसी का अलग रहता है वो तो। अच्छा, और राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में प्लीज थोड़ा एनलाइटन करो ना। क्या तुम पढ़ते वक्त, याद करते वक्त लिखते भी थे साथ साथ थ्योरी सब्जेक्ट्स को? नो सर, एक्चुअली मैंने राइटिंग मतलब लिख के याद नहीं करना। मुझे प्रेफर हमेशा से ये था कि क्योंकि लिखने में ऐसा लगता था मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, इसके हाँ, बजाय मैं उसको 2-3 बार पढ़ लूंगा उसके, हाँ, वैसे मन में ही अपने, या फिर चाहे मन में बोल लो, जैसे लॉ के हाँ, प्रोविजन है रिकॉल तो कर लो उसमें तो बोल जैसे बोल के। रिकॉल करना, कुछ कुछ प्रोविजन तो आपको थ्योरेटिकल थोड़ी याद करने पड़ते हैं, कुछ कुछ में जब ऐसे होता है, नंबर्स जो होते हैं लिमिट्स वाले होते हैं, वो उनमें आपको लिमिट्स मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सेक्शन नंबर पेनल्टी याद की बात ऐसे कर की रहे हो? लिमिट याद आ जाए किसी। पेनल्टीज हाँ, की बात कर रहे हो, वो सब नंबर्स, पेनल्टी और पेनल्टीज तो एक्चुअली मैंने मतलब लिमिट्स जो होती है, मतलब वो डायरेक्टर्स की लिमिट, वो सब हाँ, थ्रेशोल्ड, स्मॉल थ्रेशोल्ड। शेयर होल्डर्स हाँ, थ्रेशोल्ड जैसे पेनल्टीज तो एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं करी थी, क्योंकि अच्छा। वो बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही करी थी मैंने।
अच्छा पेनल्टी तो सारे सेक्शन नहीं करे थे क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और तुमने मुझसे पेपर 4 कॉर्पोरेट लॉस की क्लास ली थी ना, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की, यस सर, यस सर, पेपर 4। यस सर। तो मैं एक्चुअली जस्ट जानना चाहता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट सारे क्लास लेते हैं, बट एक होता है ना कि यस सर। रैंकर स्टूडेंट अगर कोई बात बोलता है तो स्टूडेंट्स लोग उसको जल्दी से भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली रैंक तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी, परिश्रम तुम्हारा है, पर उसमें यस सर, टीचरों का भी एक योगदान रहता है, टीचर्स भी तुम्हारे साथ ही यस सर, ऑब्वियसली सर। जैसे कल जब यस सर, रिजल्ट्स यस आए थे तो जो स्टूडेंट्स खुशखबरी दे रहे थे तो मुझे लगता था जैसे मेरा रैंक आ गया, वैसे कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स सर। जिनका नहीं क्लियर हो रहा था, फेल हो रहा था, तो लग रहा था यार मैं हाँ, फेल हो गया। तो कल मेरे लिए यस सर, बहुत यस सर, थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन वाला दिन था, बिकॉज ज्यादा तो बुरी खबर आती है यस सर, यस और सर। अच्छी खबर तो हाँ, गुड कम आती है। वो तो वो तो हाँ परसेंटेज है। हाँ, तो मेरा ये पूछना था तुमसे कि मेरी लॉ क्लासेस ने मतलब हाउ डिड यू फाइंड माय लॉ क्लासेस फॉर योरसेल्फ, मतलब तुम्हें किस तरह से उसमें हेल्प हुई मेरी लॉ यस क्लासेस सर। इन योर प्रिपरेशन? तो सर आपकी बुक बहुत अच्छी थी, मतलब मैंने लास्ट तक उसी से फाइनल भी मतलब मैंने उसको उसको ही पूरा 100% किया था। कोई और मतलब मैंने कोई समरी अपनी या फिर समरी बुक से कोई रेफर नहीं किया था पूरा। मतलब एग्जाम से जो 1 डे की लीव में भी उससे ही किया था प्रिपेयर। और तो उसमें जैसे आपने जैसे एक तो मुझे अच्छी चीज लगी थी वो एग्जाम्पशन जो होती है प्राइवेट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी, वो लास्ट में हाईलाइटेड अलग बॉक्स में होती है। तो ऐसे हाँ वो याद आता था कि हाँ इस सेक्शन के नीचे यहाँ पे बॉक्स था तो यहाँ पे एग्जाम्पशन तो थी। तो हाँ, इसलिए कम से कम वो क्लिक कर जाता है कि यहाँ पे एग्जाम्पशन थी एक। वो अलग अच्छा से ग्रे बॉक्स दिखता है ना, तो वो इमेज में मेंटल इमेज बन जाती है कि यहाँ पे ग्रे बॉक्स था। तो उसे याद करने में थोड़ी हेल्प होती है। ये और जैसे आप तुमने साथ साथ में पे हाँ, ये तुमने एक बहुत नया पॉइंट बोला, ये मैंने भी कभी ऑब्जर्व नहीं किया। मेरे मैट में मैं क्या करता हूँ कि अक्सर जब मैं मैट डिजाइन करता हूँ, तो अभी भी जैसे जो यस ऑडिट का सर, मेरा मैट डिजाइन हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको मैं अलग बॉक्स में डाल देता हूँ। तो यस जैसा सर, यस तुमने सर, बताया कि वो तुम पढ़ते हो, तुमको मेंटली याद रहता है कि यार यहाँ पे कोई बॉक्स था, इसमें कोई बात बोली हुई थी, यस सर, इंपॉर्टेंट बात, तो ख्याल आ जाता है। थैंक हाँ यू फॉर जैसे सर, शेयरिंग, ये पॉइंट वन मुझे भी नहीं पता था। जैसे 149(6) में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट हाँ कंपनी की एक ही जगह पे है, वो एक ही बॉक्स है वहाँ पे और कोई बॉक्स नहीं है। तो याद रहता है कि केवल वो हाँ, सैलरी वाली उसमें ही है और जिसमें है नहीं एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट कंपनी को। ये तो तो है। ऐसे वो बॉक्स से याद रह जाता है। अच्छा तो एंड फायदा। और जैसे आप साथ में क्लास में साथ साथ में तो लिखवा देते थे ना, लिखवाते भी काफी थे, कॉपी में भी लिखवा देते। मैं हाँ एक्चुअली कॉपी का भी क्या बुक में लिख लेता था ताकि मुझे क्या एक साथ ही मटेरियल अपना पसंद है कि मैं एक साथ ही सारा हूँ ना, तो उसे हाँ वहीं पे मैं लिख लेता था। जो आप कॉपी में लिखवाते थे मैक्सिमम तो हाँ, कॉपी में भी लिखना पड़ता था, थोड़ा ज्यादा ये होता था। पॉइंट का भी ये तुमने बहुत अच्छा बताया। अब मैं भी एक्चुअली फ्यूचर में सारे बैचेस में इसी बात का ख्याल रखता हूँ कि कॉपी नोट्स जो भी होते हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बुक में डाल दूं, बुक में टाइप कर दूं या यस बुक सर, में यस लिख सर। दूं। तो मैं इनफैक्ट तुम्हारे बैच में भी शायद बहुत सारे बॉक्सेस डाले थे जिसमें टीचर्स एक्सप्लेनेशन सिद्धार्थ ऐसा कुछ लिखा हाँ वो तो कहा हाँ। सर, टीचर्स नोट और तो अब काफी मैं थे। हाँ, अभी मैं हाँ, यही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ऑडिट के बैचेस में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुक ही में लिखा दूं, अलग से कोई नहीं होता कि एक ही सिंगल यस मटेरियल यस, हाँ। पढ़ना पड़े। हाँ वो That's एक nice। ही कंसाइज, मतलब मैंने तो ऐसा था कि जो जैसे क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन का भी अगर किसी में ट्रिकी पॉइंट था तो वो बुक में लिख लिया कि हाँ ताकि वो क्वेश्चन बार बार ना देखना पड़े, क्योंकि आपको मेन तो प्रोविजन ही है और क्वेश्चन तो नहीं आना है। तो हाँ उसको बार बार देख के फायदा भी नहीं है। तो जो अगर कोई उसमें ट्रिकी पॉइंट है जैसे, तो वो उसी में लिख लिया अपनी बुक में प्रोविजन के बगल में। तो उससे भी हेल्प होती है। और जैसे आपने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जैसे आप जो मेन जैसे आप समरी लिखवा देते थे कि ऊपर की इसकी लिमिट्स की समरी, तो उससे भी याद होने में आसान होती है। और एसआर और ओआर भी लिखवा देते थे साइड में, तो उससे थोड़ा टेंशन थोड़ा बढ़ता है, मतलब कि जैसे शॉर्ट में करा देते हैं ना कि 186 में ये 3 प्रोसीजर है कि सबसे पहले बीआर, फिर ओआर, फिर हाँ गवर्नमेंट सीजी का अप्रूवल, तो वो स्टेप ऐसे याद रहता है। वो बिल्कुल शॉर्ट समरी का, मतलब वो उससे भी फायदा होता है। हाँ। इनफैक्ट तुम्हारे बैच से ये मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी कि मतलब ये सारे समरी वमरी बना के मेन बुक के साथ ही में डाल दो, संग में क्लास में पढ़ा दो। हाँ वो हाँ जो वो एक तो मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला बड़ा बॉक्स था 197 196 वाला, हाँ 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 समरी हाँ बॉक्स भी अंदर ही डाला हुआ था। हाँ हाँ वो तो हाँ क्या है, लास्ट डे पे तो आप अंदर से देख नहीं सकते, मतलब वो तो बाहर से हो पाता है लास्ट डे पे तो ऑलमोस्ट। हाँ, वो एकदम सच बात है। अच्छा, मुझे थ्योरी रिलेटेड ही, सब्जेक्ट रिलेटेड तुमसे कुछ मैं चाहता हूँ कि तुम स्टूडेंट्स को एनलाइटन करो। क्या तुम मेरे क्लासेस के साथ साथ ही याद कर लेते थे कि बैच खत्म होने के बाद, क्लासेस खत्म होने के बाद अलग से तुमने याद किया है? एक्चुअली मतलब मैंने क्लासेस के साथ रिवीजन तो कर लेता था, पर याद एक्चुअली क्योंकि क्या है मेन तो इसमें कि टाइम लैप्स होगा तो आप भूल तो जाओगे। प्रोविजन आपको फिर भी थोड़ा, मतलब लॉ है वो जैसे ऑडिट तो ज्यादा थ्योरी हो गया, लॉ फिर भी मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है उसमें थोड़ा, मतलब तो वो फिर भी हम्म, रिटेन रहता है कि चीजें ऐसी ऐसी थी, पर आपको पूरा मतलब जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टिव लिमिट तो आपको मतलब फर्स्ट डिवीजन पर, सेकंड डिवीजन में मुझे पूरी तरह याद नहीं थी। तो वो ये कि वो तो मैंने अच्छी तरह याद करा तो रिवीजन में चालू किया था, जो मतलब फाइनल था, अच्छा जो अपना मतलब फर्स्ट डिवीजन था तभी चालू किया था। साथ में याद नहीं करने में तो समझने में फोकस था, और अपनी बुक को कंप्लीट करने में फोकस था, मतलब सारे क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन के जो भी पॉइंट्स हैं मुझे मैंने बुक में नोट डाउन कर लिए, ताकि हाँ मुझे बार बार क्वेश्चन पे टाइम ना लगे।
हाँ और तुमने क्वेश्चन भी मार्क कर लिए, मुझे केवल यही देखने हैं जो स्टार मार्क दे, मतलब वही देखने हैं, सारे हाँ नहीं वो देखने जो हैं। गुड लेवल के क्वेश्चंस खाली वही देखना, इजी हाँ वाले हाँ क्वेश्चंस नहीं देखने। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा यस मैं जब स्टूडेंट था पर्सनली तो मेरा ऐसा था कि मेरे से सेल्फ स्टडी ज्यादा नहीं होती थी, तो आई वाज लाइक टोटली ओके आई वाज काइंड ऑफ स्टूडेंट जो ज्यादा टीचर लोग पर डिपेंडेंट रहता है, पर क्लास में मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई था। मतलब अगर कोई क्लास हो जाती थी, मैं अटेंड कर लेता, सुन लेता, तो मुझे वो सब कुछ परमानेंट याद रह जाता, पर सेल्फ स्टडी वाइज कम था। ओके। तो तुम्हारा स्टाइल कैसा है? तुम क्लासेस के दौरान ही सब याद करते जाते हो कि तुमको अलग से बहुत सेल्फ स्टडी करना पड़ता है याद करने के लिए? एक्चुअली सर मेरा सेल्फ स्टडी ज्यादा प्रेफर मतलब करता हूँ, जैसे मतलब मैंने फोटोग्राफिक 12th तक मेमोरी होती है ना एक तो कि, हाँ मतलब ऑब्वियसली नॉट 100% हाँ हाँ फोटोग्राफिक हाँ मेमोरी, पर एक होता है कि वो हाँ तो है। क्लास का पढ़ा हुआ याद ज्यादा रह गया, तो वो कंपैरेटिवली। हाँ वो क्या है, सुनते हैं तो वो फर्क तो पड़ता ही है। और जैसे लॉ की क्लासेस भी बहुत ज्यादा पहले भी नहीं लेते, अब थोड़ा मतलब रिसेंट ही होती है, तो वो हाँ तो लॉ का तो थोड़ा बहुत याद रहता है, और थोड़ा और ज्यादा पहले की जो क्लासेस है वो तो फिर भी याद नहीं रहती। तो लॉ हाँ तो मैंने लास्ट में ली थी, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में ली थी, तो वो ठीक था, मतलब तो वो याद भी रहता है थोड़ा बहुत। पर हाँ मेन तो मेरा मतलब, पर लास्ट में वो सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये तो है। क्योंकि आप भूलोगे तो सही वो, क्योंकि उस लॉ के बाद दो तीन सब्जेक्ट और भी थे, तो फिर वो मिक्स हो ही जाता है, और उसका रिवीजन तो हाँ आप रिवीजन करना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता किसी से भी, कि अगर आप मतलब वही ना क्लासेस के बाद रिवीजन कर लो उसका। और राइटिंग स्किल के बारे में कुछ बताओ, मतलब हाउ गुड इज योर राइटिंग स्किल? मतलब आई एट्रीब्यूट कि मेरा रैंक वगैरह में मेरे राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा रोल था, मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था, बिकॉज यस यस कंटेंट वाइज मुझे याद है कि मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत ज्यादा थे और मेरे थ्योरी में मार्क्स बहुत कम थे। यस सर 50s में मैं क्लास यस में बोलता हूँ ये बात कि मेरा 60 क्रॉस नहीं था, मतलब 50s हाँ में यस सर यस सर मैं, और क्या है कि मेरा बहुत कम सिलेबस का नॉलेज था, बट मेरी राइटिंग स्किल अच्छी थी फिर भी, तो इसलिए रैंक वैंक सब हो गया। तो हाउ विल यू असेस योर राइटिंग स्किल? राइटिंग स्किल तो सर इतनी अच्छी नहीं, मतलब मुझे प्रोविजन अच्छी तरह पता है, इतना मुझे है कि जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जितने भी मतलब फेमा का भी जितने भी थे क्वेश्चन, उनकी हाँ मुझे प्रोविजन अच्छी तरह पता थे। और क्वेश्चंस भी इस बार मतलब थोड़े अलग अलग आए थे, मतलब थोड़े मतलब ऐसा लगता है इनसे एक्सपेक्ट नहीं था, उन प्रोविजन से भी एक दो क्वेश्चन थे, जैसे ओडीआई का अमेंडमेंट से भी था, तो वो भी मुझे प्रोविजन अच्छी तरह आते थे। राइटिंग स्किल में ये मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, इसलिए मेरा लॉ के पेपर में मतलब मैं जितने से भी मिला उनका किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पर अच्छा, मैंने वो कंप्लीट मेरा हो गया था पेपर, ये था, मेरी स्पीड मतलब बहुत 100 अच्छी थी मार्क का राइटिंग। तुमने अटेम्प्ट कर दिया था और स्पीड इस हाँ मतलब 100 मार्क का अटेम्प्ट जरूरी, तो कर दिया था, हाँ स्पीड का, मतलब हाँ। स्पीड राइटिंग और बहुत ये कि जरूरी है। एमसीक्यू में भी आपको, हाँ एमसीक्यू की आपको थोड़ी वो है कि एमसीक्यू मुझे ज्यादा मतलब प्रेफरेबल लगते हैं, कि वो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपका सही होगा तो आपको आप हाँ फास्ट भी कर सकते हो, और सही होगा तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा। अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा 15 मिनट्स रीडिंग टाइम कैसे यूज करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन करो सबको। 15 मिनट्स में तो आपको एमसीक्यू तो मिलता ही नहीं है, आपको वो मेन क्वेश्चन पेपर ही मिलता है आपका। तो हाँ आपको मेन तो टास्क ये है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो। अच्छा वो आपको 15 मिनट्स में करना ही करना पड़ेगा। ये था कि लॉ का पेपर थोड़ा ज्यादा बड़ा था, तो रीडिंग टाइम भी 15 मिनट से ज्यादा चला गया था, वो बात है। हाँ मतलब 15 मिनट से भी ज्यादा लगे थे सिलेक्ट करने में, तो वो है कि आप एक बार पर स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, कि हाँ। ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ और ये वाला मैं छोड़ने वाला हूँ, ये सबसे पहले हो जाना चाहिए। अच्छा और एक क्वेश्चन मुझसे बहुत और बार, आप बताना प्लीज। और फर्स्ट क्वेश्चन आप मतलब फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर दो, मतलब वो रीडिंग टाइम में ये था, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने तुमने से। रीडिंग टाइम में स्किप कर दिया था। हाँ वो तो कंपलसरी है, तो मतलब इसलिए वो सेलेक्ट करने के लिए की अच्छा बाकी के तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम जो है वो मेनली तुमने यूज किया इन सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि अल्टीमेटली एक ही क्वेश्चन हाँ छोड़ना सिलेक्शन ऑफ पड़ता है, क्वेश्चन। बाकी तो करना ही है हम लोग को, यस सर मतलब एक ही तो एक्स्ट्रा जो छोड़ना है। यस सर तो वो डिसीजन मेकिंग पहले 15 मिनट में तुम डिसाइड कर लो। पहले 15 मिनट होगा। अच्छा यस और सर फिर बाकी पे अच्छे से वर्क करो। एक क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट्स लोग का आता है कि सर हम जब लिखना चालू करें तो पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करें कि पहले ये डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करें? मैंने तो सर ऐसे किया था, क्योंकि अभी आपने जस्ट ही मैं इंटर में तो एक्चुअली क्या है, हमें शायद एमसीक्यू पहले ही मिल गया था, मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ में, तो मैंने तब एमसीक्यू कर लिया था। पर अब हाँ ऐसा हो रहा था कि एमसीक्यू बाद में मिल रहा है, तो अभी आपने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा है वो, तो आपको उसकी थोड़ी सी मेमोरी है, रिकलेक्ट कर हाँ सकते हो, मतलब तो मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट किया था, बट सारी नहीं, ऐसा किया था मैंने कि मैंने जैसे 5 करने होते हैं आपको क्वेश्चन, तो मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए अटेम्प्ट, और उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट जितना भी 45 मिनट्स या फिर 35-45 मिनट्स बच रहे थे, तो फिर मैं एमसीक्यू पे गया, मतलब 1 आवर 45 मिनट इतने बच जाते थे, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं कर लेता था एमसीक्यू, ताकि वो अच्छा क्या है, एमसीक्यू आपके एमसीक्यू तो छूटनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, हाँ और एमसीक्यू मतलब 30 मार्क्स की बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं लास्ट में नहीं करता था, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका फिर माइंड भी बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, तो आप किसी से सोच भी नहीं पाते एकदम लास्ट में, तो अच्छा क्योंकि वो इसलिए जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं कर लेता था। ओके, मतलब मिक्सचर, पहले तुमने डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया हाँ और फिर बीच में जाके एमसीक्यूज में चले गए और हाँ, उसको भी मतलब करते आप टाइम सेट कर सकते हो कि मतलब मैं जैसे 5 बजे खत्म हुआ तो मैं 4 बजे तो मैं एमसीक्यू चालू कर दूंगा, ऐसा टाइम भी सेट कर सकते हो
क्योंकि मैं हर क्वेश्चन टाइम के हिसाब से करता था कि क्योंकि वो वही स्पीड की बहुत सारी पेपर लेंथी थे, मतलब लॉ का ज्यादा था, पर सारी लेंथी तो आती है, तो हर क्वेश्चन की टाइम लिमिट सेट कर सकते हो आपकी। अब जैसे इसमें 4 नंबर का है, तो इसके हिसाब से कितना बनता है इसका टाइम, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। ओके। अच्छा, एग्जाम्स के बीच में हम लोगों को एक दिन की छुट्टी मिलती है, और मेरा ऐसा कैलकुलेशन होता है कि एक एग्जाम देखिए जब निकलते हैं और परसों दूसरा एग्जाम है, तो उसके बीच में लगभग ग्रॉस Yes, sir. 44 आवर्स होते हैं, पर नेट हम लोग उसमें 30 Yes, sir. आवर्स रिवाइज कर सकते हैं, सोना वोना भी, तो सब अदर एक्टिविटीज है। तो Yes, sir. Yes, sir. तुमने वो 1.5 दिन जो गैप मिलता है ना पढ़ने का, मतलब Yes, sir. Yes, sir. एसएफएम का देके आए या ऑडिट का पेपर देके आए, फिर लॉ के पेपर में जा रहे हो, ऑडिट का दिखाया था। या Yes, sir. एसएफएम का दिया तो ऑडिट दे रहे हो, तो ये 1.5 दिन को तुमने कितने अच्छे तरह से यूज किया था, या कैसे और यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर तुम थोड़ा टिप्स डिस्कस करो प्लीज। 1.5 दिन में सर सबसे पहले तो ये कि आपको जो जिस टॉपिक पे आप पे जैसे डायरेक्टर्स का ज्यादातर, क्योंकि वो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, तो उस पे आप फोकस भी ज्यादा करते हो, तो कॉन्फिडेंस जिस पे आपका ज्यादा है वो आप पहले खत्म कर लो। तो मैंने आके डायरेक्टर से स्टार्ट किया था, और मेरा एक्चुअली ये है कि मुझे रात में ज्यादा पढ़ाई होती भी नहीं है, तो मैं ये आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव हो, और आप एग्जाम देके आए होते हो, वो भी ऑडिट का, तो वो भी थोड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा था। मतलब मैं जल्दी सो गया था, फिर मैं, और मतलब आपको वही है कि आप स्लीप तो वही 5-6 घंटे की ले सकते हो, इससे ज्यादा तो हो नहीं पाता, तो वो ये कि आप फिर जल्दी उठ के फिर मैंने फिर स्टार्ट किया था फ्रेश, ताकि आपका क्या वो प्रोडक्टिव, क्योंकि मैं कर रहा था, पर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। रात को तो ज्यादा नहीं किया था, मतलब डायरेक्टर्स तो फर्स्ट चैप्टर हुआ था मेरा बस केवल, और मैं बहुत जल्दी सो गया था, मैं अगले दिन 3 बजे उठ गया था, तो उस हिसाब से फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद आप ये कि डायरेक्टर्स पहले खत्म कर दो, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत मेजर क्वेश्चन कवर भी करते हैं आपके सिलेबस का। उसके बाद फिर डायरेक्टर्स के बाद फिर मैंने वैसे पूरा लॉ ही एक बार में, मतलब अपना कॉर्पोरेट लॉ ही पूरा पूरा खत्म कर लिया था। उसमें ये था कि जो अपना वाइंडिंग अप है वो मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें क्या है, वो काफी ज्यादा ट्रिकी है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छी है, और बाकी के चैप्टर से बहुत ज्यादा अलग लैंग्वेज है उसकी। मतलब उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपने मार्क रहे थे वो मैंने कर लिए थे एक्चुअली, सारा नहीं किया था वो मैंने। अच्छा। और उसके बाद मैं आईबीसी पे चला गया, क्योंकि वो भी बहुत मतलब काफी बड़ा है वो भी, और वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी दो क्वेश्चन तो 100% आते हैं, तो उसके बाद मैंने आईबीसी किया पूरा। उसके बाद आईबीसी करने के बाद आई थिंक मेरा आईबीसी हुआ था, और एक और मैंने कर लिया था क्या तो नहीं वो आर्बिट्रेशन। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग मैंने रात को कर लिया था। उसके बाद फिर अगले दिन फिर मेरे पास काफी बच गया था, वैसे तो आर्बिट्रेशन, फेमा और फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी बच गया था, और सेबी बच गया था, तो सबसे पहले मैंने फिर सेबी किया अगले दिन उठ के। अगले दिन भी वही मेरा क्या है, अर्ली टू मतलब स्टडी का था एग्जाम टाइम में, तो क्योंकि रात को मतलब मुझे मतलब, और जैसे जैसे वो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एक पेपर देते जाते हो ना, तो और ज्यादा मुझे जल्दी ऐसा हो रहा था कि मतलब फर्स्ट पेपर में तो सेकंड पेपर में तो मैं और 12 बजे तक भी जग गया था, फिर धीरे धीरे वो बल्कि कम होते जा रहा था और ज्यादा। तो ऐसे ही इसलिए फिर जल्दी सो गया था मैं, फिर वापस जल्दी उठ के फिर मैंने सबसे पहले सेबी की, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आना मतलब शौर्य। उसके बाद सेबी और पीएमएल, ये दोनों बहुत, पीएमएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि वो छोटा भी है और क्वेश्चन आते भी है, वो भी 2 आते हैं आराम से। उसके बाद फिर मेरे पास केवल आर्बिट्रेशन और फेमा बचे थे, फिर मैंने आर्बिट्रेशन किया, और उसके बाद फेमा ऑब्वियसली मेरा पूरा अच्छी तरह नहीं हो पाया, पर मुझे ये था, मैं जितना मैंने मतलब वो क्वेश्चन बैंक देख के इतना आइडिया हो जाता है आपको कि कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके वो रूल्स इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट वाले रूल्स जो है, रूल 3, 4, 5, और उसके बाद जो है आपके जो अपना हमारे क्वेश्चन आया था वो एडवांस का आया था, वो वाला वो प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने थोड़ा, और ईसीबी वगैरह के जो प्रोविजंस हैं लास्ट के, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो उस पर ज्यादा मैंने फोकस किया फेमा में। फेमा को कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा अच्छी तरह कर पाया, क्योंकि लास्ट में बहुत कम टाइम बचा था। लॉ का एक्चुअली बहुत मतलब सिलेबस तो एक्चुअली बहुत वाइड है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो। और फिर मैंने क्योंकि ओडीआई का अमेंडमेंट भी करना था, क्योंकि वो अमेंडमेंट था, तो उससे चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आने का, कि ओडीआई तो भयंकर ही हो गया था इस बार। हाँ, और वो तो था भी, मतलब मैंने तो एक्चुअली आपकी वीडियो जो मैंने वो 2 बार देखनी पड़ी थी, वो तो काफी ज्यादा क्योंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट था वो, उसका 5 पेज मतलब वो पूरा चेंज ही हो गया था, वो 4 पेज से कुछ और ही बन गया था। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए उसका भी देखा, उसके ऊपर ये था कि क्वेश्चन एक्चुअली ये हुआ कि वो आरटीपी का क्वेश्चन आ गया था उसका, तो फिर भी उसमें मतलब ध्यान था वो, और क्वेश्चन भी इजी था, मतलब वो तो हो गया था वो वाला। ओके। एक बात तो मैं जो तुमसे बात करते हो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज तुम हर आंसर एकदम डिटेल में दे रहे हो, पूरा माइक्रो एनालिसिस करके, और तुमको शायद रियलाइज नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त है, बिकॉज 2 महीने हो गए एग्जाम को, और तुमको पूरा टाइम टू टाइम याद है कि तुमने पहले ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर ऐसे किया, क्वेश्चन था, वो आया था। बहुत अच्छी तरह से तुम समझा रहे हो स्टूडेंट्स को, मतलब
जो भी स्टूडेंट्स आज ये तुमको सुनेंगे, कहीं भी सुने वो डेफिनेटली उनको कुछ ज्ञान ही मिलेगा, बिकॉज तुम पूरा डिटेल एकदम एकेडमिक ज्ञान दे रहे हो, ऐसे ऐसे करना है। एक बात बताओ, लास्ट के 6 महीने में पर डे तुम कितने आवर्स पढ़ते थे? सर ऐसा था कि मतलब लास्ट के 4-5 मंथ्स में जो था वो अराउंड 8 to 10 आवर्स एवरेज इतना मतलब हो जाता था, 8-9-10 आवर्स एवरेज। हाँ। हाँ, लास्ट के 4-5 और लास्ट मंथ में जो वो थोड़ा आपका मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, 12-13 आवर्स पे आ जाता है। हाँ। वो ऐसा एग्जाम टाइम में तो आपका मतलब पूरा ही रहता है, वो तो बस आप सोने का और खाने का वो टाइम हटता है, वो तो पूरा ही, हाँ। वो तो आप कुछ होता नहीं है। मतलब इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन फॉर लास्ट या 2 या मंथ्स एकदम। अब वो तो या डिसिप्लिन ये तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी क्योंकि आप कंटिन्यूसली वो पढ़ते पढ़ते ये भी कि आपको, पर मुझे एक्चुअली बीच में बहुत काफी वैसा भी हो गया था कि पढ़ते पढ़ते मैं काफी फ्रस्ट्रेट भी हो गया था बीच में 1-2 बार। तो अच्छा। तब थोड़ी स्ट्रेस रिलीजिंग मतलब जो भी आपको पसंद है, मतलब मैं क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं अपने भाइयों के साथ मतलब ऐसा था कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरा मतलब एक सब्जेक्ट हो गया, मैंने उसका मॉक टेस्ट दे दिया, रात को मैं फिर शाम को मैंने वही 2 से 5 मॉक टेस्ट दे दिया, शाम को मैं क्रिकेट खेलने चला गया, तो उससे मतलब थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू कर लिया। ये क्रिकेट तो ऐसा भी खेलने कर वाला लेता मैंने था। बहुत जन से सुना है कि कई रैंकर्स तो गौर से बोलते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे। मेरे को थोड़ा ये नया चीज लगा कि मतलब पढ़ाई करते करते वो तो खेलने चला गया। ये वो तो अच्छा। सर वो कंट्री में फेवरेट ही है ये। हाँ। अच्छा, मैं ऑफ ट्रैक एक दो सवाल पूछना चाहूंगा, आउटसाइड द डोमेन ऑफ लॉ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 8 सब्जेक्ट है तुम्हारे और तुमको 8 सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है, और तुमने मेरे ख्याल से अपनी तरफ से सारा बेस्ट ही दिया है। बट तुम्हारे मार्क्स में यस तुम सर। देखोगे कि किसी में बहुत ज्यादा आ गया है, किसी में कम भी यस आया है। सर। तो ऐसा नहीं कि किसी में कम एफर्ट दिया होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब तुमको उतने मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट वाइज जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि मार्क्स कहीं कहीं कम और कहीं कहीं ज्यादा हो गए हैं? एक्चुअली सर वो पेपर पे मतलब डिपेंड था, प्रिपरेशन तो मतलब एक्चुअली मेरे सबसे कम ऐसे कॉस्ट में है, पर मैंने एक्चुअली कॉस्ट तो 4 रिवीजन किए थे और सबके 3 किए थे क्योंकि मुझे कॉस्ट में वैसे ही डर था। अच्छा। तो वो क्या कॉस्ट का पेपर थोड़ा सा मतलब इस बार थोड़ा सा अलग आया था, मतलब कई बार तो एसएम के पैटर्न से आता है, पर इस बार थोड़े सारे क्वेश्चन मतलब वो अलग थे। तो कॉस्ट में, और कॉस्ट का थ्योरी भी होता है, तो थ्योरी में क्या है, कॉस्ट में मतलब आंसर्स काफी बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, तो हाँ। उसमें नया था तो इस वजह से इतना अच्छा नहीं हो पाया कॉस्ट का। और एफआर का पेपर वैसे तो नया था, पर फिर भी मतलब मुझे तो इतने एक्सपेक्ट नहीं था मेरे इतने मार्क्स ले जाएंगे, क्योंकि एफआर का पेपर भी बिल्कुल नया था, मतलब अच्छा। ज्यादा मतलब जितने भी पेपर हमने 5-6 अटेम्प्ट के देखे थे हाँ। री कोर्स के, उनमें हाँ। सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल के या फिर आरटीपी एमटीपी के पैटर्न पे होते थे, पर इसमें अच्छा। एक भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं था, मतलब सारे नए क्वेश्चन थे, पर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट अगर ठीक हो तो फिर भी आप मेरा उसमें मुझे इतने तो लग ही नहीं रहा था, मतलब मुझे तो लग रहा था काफी कम आएंगे, पर उसके हिसाब से बहुत सही आ गए। ओके, मतलब यू आर मतलब पॉजिटिव अबाउट की मार्क्स बल्कि मतलब ठीक ही मिले हैं। हाँ हाँ। कहीं भी ऐसा यस एक्सपेक्टेशन से यस। बहुत कम मार्क्स वैसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब वैसे लॉ का हाँ। पेपर मेरा वैसे तो बहुत अच्छा गया था, क्योंकि हाँ। मुझे सारे प्रोविजन सारे क्वेश्चन आते थे, तो सारे अटेम्प्ट भी हो गए थे, पर वो हाँ। एक ही थोड़ा राइटिंग में वो, और मैंने लिखा भी बहुत ज्यादा था, तो मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है उस वजह से भी थोड़ा बहुत हो गया हो। हाँ, हो सकता है, पर मार्क्स लेकिन बहुत शानदार है हाँ। तुम्हारे। मैं मार्कशीट को देख रहा हूँ, मतलब सारे मार्क्स कंसिस्टेंटली 70 80 90s में, मेरे ख्याल से 60s में कोई भी नहीं है। बस वो कॉस्ट ही है। कॉस्ट में खाली ना, क्योंकि सब में मैं देख रहा था, हाँ। थ्योरी पेपर्स में भी 70s में गया यस है, सर। एसएफए में 90 प्लस चला गया है, और मेरे ख्याल से हाँ। डीडी में भी 80s में है, इस तरह से मार्क्स गए हैं। ये सर भी। यस सर। मैं 88 80। हाँ, मैं डीटीआईडीटी के बारे में सवाल थोड़ा पूछना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली टैक्स सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। द रीजन इज कि टैक्स में बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं मेमोराइज करने के लिए। मतलब अगर मैं हाँ। लॉ की कंपैरिजन करूं, तो लॉ में अगर मुझे एक्स एफर्ट लगेगा, तो इनकम टैक्स या जीएसटी जो भी है डीटीआईडीटी, उसमें कम से कम उससे 5 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स है, और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जो मेमोराइज करने पड़ते हैं। तो तुम टैक्स को कैसे याद करते थे, क्या भूलते थे, वो थोड़ा बताओ ना प्लीज। टैक्स वो एक ही है कि टैक्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है, तो वो भी हेल्प करता है थोड़ा आपका। अच्छा। और टैक्स को याद करने का तो ये था कि तब ये थोड़ा बहुत आपको मेंटल मतलब ऐसे सोचना पड़ता है कि जैसे प्राइवेट कंपनी का लिमिट्स थोड़ी मतलब आपको मेंटल एक इमेज बनानी पड़ती है कि एक कि प्राइवेट कंपनी की लिमिट थोड़ी इतनी प्राइवेट कंपनी की लिमिट थोड़ी कम है, इसकी ज्यादा है, तो मतलब ऐसा इन्होंने प्रोविजन बनाया कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो मतलब जैसे ना 10 50 100, तो ऐसे आपको मेंटली थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि प्रोविजन आपको वैसे याद रह जाए, क्योंकि प्रोविजन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो और ये कि लास्ट में तो ऐसा भी होता है आप भूल भी जाते हो, मतलब जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मैथ अटेम्प्ट किया था एक्चुअली अच्छा। इनकम टैक्स में, मैं तो हाँ। मैथ क्रिएटिव भूल गया था एक बार के लिए, तो फिर ओके। मुझे थोड़ी देर बाद याद आई, फिर मैंने वो किया, तो भूलने का तो उसमें रहेगा,
पर आप ये कि अपने जो जैसे पीजीपी है, पीजीपी में आपको इतना बल्कि दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा जितनी वो नहीं है कि लिमिट्स याद करने की नहीं है, तो आप उसमें फोकस कर सकते हो। उसका क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ही उसका। तो उसमें तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए आइटम ऐड होगा नहीं होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और उसका जो है क्या है, अपने नोट देना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उसके भी मार्क्स रहते हैं। अच्छा तो वो तो रहता है। और उसके बाद जो जैसे और इंटरनेशनल सेक्शन टैक्स पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग रहता है और इजी भी रहता है, और क्योंकि अच्छा वो काफी कंसाइज है। वो डबल टैक्सेशन के भी मतलब उसमें कोई डबल टैक्सेशन में तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, उसमें तो केवल आपके थोड़ा बहुत प्रोविजन है। नहीं तो हाँ आपको बस मैथ्स करनी है आपकी थोड़ी बहुत। अच्छा तो उसमें भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेम ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए भी सेम ही है, उसमें भी कोई आपकी ज्यादा लिमिट्स नहीं है, थोड़े बहुत लिमिट्स हैं उसमें, मतलब सेकेंडरी एडजस्टमेंट वगैरह वो लिमिट्स है। पर और हाँ, मैंने ये भी चीज की थी, जैसे जो अपनी बुक के फर्स्ट पेज मैंने अपनी लिमिट्स लिखी थी सारी, कि जैसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट की 1 करोड़ है, 94 बी की 1 करोड़ है। ये सब लिमिट्स मैंने लिखी थी फर्स्ट पेज पे, कि अपने को याद रह जाए लास्ट में। मतलब मैंने देख ली थी, हाँ ये सारी लिमिट्स हैं, जैसे जो 6400 करोड़ की वो रिपोर्ट की लिमिट है, वो सारी मैंने एक फर्स्ट पेज पे लिखी थी इंटरनेशनल टैक्स की बुक पे। और जो आपकी कार की 3 करोड़ की लिमिट है, वो फर्स्ट पेज मैंने लिख ली थी, ताकि मुझे लास्ट में मैं तो जल्दी जल्दी देख लूं। और टीडीएस का भी मैंने ऐसे किया था कि जैसे मैंने ऐसा ग्रुपिंग कर ली थी, मतलब रेट्स की, कि अपने को पता है कि 184 सी की 1% है, 5% है, आई की भी 2%, 10% ये पता है। पर जो नॉर्मल अलग है उनमें 1% केवल एक दो सेक्शन में और है, और ज्यादा में 1% है ही नहीं। और 2% के जिनमें वो मैंने ऐसे लिख दिया था सेक्शन में, कि परसेंट बाय सेक्शन क्या क्या है, 1% के कौन सा सेक्शन है, 2% के कौन सा सेक्शन है, 5% के ज्यादा सेक्शन है, तो वो बचे हुए 5% हो जाते हैं। और टीसीएस में भी टीसीएस में ज्यादातर मतलब टीसीएस में भी 1 to 5% है, तो उसमें भी ऐसे कर ले। तो ऐसे ग्रुपिंग से याद, क्योंकि मुझे याद है 1% के शायद एक और सेक्शन है उसके अलावा, अच्छा अपने सॉरी 2% का एक और सेक्शन है उसके अलावा, 184 और 184 के अलावा एक ही सेक्शन और है आई थिंक 2% का। तो उसे ऐसे याद रख जाता कि इसका इसका तो एक ही था, इसका एक और, इसके एक दो और थे अच्छा 2% के, और उसके बाद सारे 5% ही है। और 10% के एक साथ लाइन से आ रहे थे वो सारे सेक्शन ना, 10% वाले वो एक साथ लाइन से चल रहे थे, तो हाँ वैसे मैक्सिमम तो थोड़ा टेन आपको। परसेंट के हैं। तो ये टैक्स हाँ, का जो पेपर है, क्या ये काफी पहले वाले तुम्हारे प्रिपेयर्ड मटेरियल से था, कि उसमें भी बहुत नया नया कुछ पूछ लिया गया था? एक्चुअली टैक्स का तो नया ही आता है, मतलब वैसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अलग से हट के आ गया हो पेपर। मतलब आप एक्चुअली कहोगे तो ट्रस्ट का क्वेश्चन बहुत इजी आ गया था एक्चुअली, क्योंकि आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी थी। वो पार्ट्स में डिवाइडेड क्वेश्चन आए थे, थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन था। पर बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। ट्रस्ट का बहुत इजी था, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन। अच्छा पर कुछ कुछ क्वेश्चन, हाँ मतलब इसमें तो टैक्स में तो हमेशा रहेगा ही रहेगा कि ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे। आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का कह लो या फिर मैट का कह लो, हर में नए क्वेश्चन आते हैं। पर आपके अगर मतलब टैक्स में तो वो ये कि आपको ट्यूशन पता होना चाहिए, बेसिस आपको क्लियर है तो आपके हो जाते हैं। ये जरूर है टैक्स। अच्छा। टैक्स में केस लॉस तुमने याद किए थे बहुत सारे? केस लॉस का मैंने नाम तो याद नहीं किया था एक्चुअली किसी का भी, पर वर्डिक्ट और मैंने जो लॉजिक भी याद कर अपने, लिया होगा? हाँ वो याद किया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा था मे 23 में 2 क्वेश्चन आ गए थे केस लॉ से। तो फिर और ज्यादा सीरियस हो गया था कि केस लॉ तो करना ही करना है। हाँ अच्छा। और हमारे टाइम में केस लॉ बढ़ भी गए थे, पर फिर भी मैंने कर लिए थे सारे केस लॉ एक बार। मैनेज हो गए थे। ठीक है। हम्म। मतलब और तो मतलब मेरे ख्याल से तो मेरे आई हैव कवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स का डाउट होगा। फिर भी तुम अपनी तरफ से आने वाले न्यू सिलेबस में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, जो 6 सब्जेक्ट देंगे, उनको फिर भी कुछ अगर गाइडेंस या टिप्स देना चाहते हो, बिकॉज अभी भी एग्जाम में देर इज गुड अमाउंट ऑफ रफली 4 मंथ्स लेफ्ट, 3.5 मंथ्स तो है ही। आज Yes, yes. जनवरी एंड समथिंग 3.5 मंथ्स। तो उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए फाइनल में 6 सब्जेक्ट्स में, इस बार क्या अप्रोच रखना चाहिए? कुछ भी टिप्स तुमको जो अच्छा लगे, जो उनको फॉलो करना चाहिए, प्लीज शेयर करो। एक तो आपको मतलब ये है कि आपको अपना मटेरियल्स पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और आपको मतलब मैंने तो ऐसा भी किया था, कुछ कुछ मटेरियल में जैसे अपना आईसीए के मटेरियल से क्रॉस चेक कर लेता कि कंप्लीट कवरेज तो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, और क्वेश्चन बैंक भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि आईसीए के जो नए नए क्वेश्चन है वो ज्यादा मतलब एग्जाम के क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छा उनकी प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। तो आरटीपी एमटीपी से मतलब एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के आते हैं ऑब्वियसली, हाँ जो आपके स्टडी मटेरियल में है, तो उससे तो उनकी भी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। और आपका एक ये डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या एक्चुअली आपको शेड्यूल तो आपको बनाना ही पड़ेगा कि मुझे इतने घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है। और आपका मतलब मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है एक्चुअली इसमें, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है उससे, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मुझे हाँ, कि मेरे मॉक टेस्ट में आराम से 50 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स जो भी आ रहे हैं आपके, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, कि मैं सही तो कर रहा हूँ। क्योंकि आप ऐसे करते जाते हो, पढ़ते जाते हो, आप एक बार फिर ऐसे लगता है कि आपको मैं कर तो रहा हूँ, पर वो जब सही भी कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा डाउट भी कई बार आता है। पर आपको वो उसके बाद फिर आप तब फैमिली फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, और ऐसे ही कि मौके से काफी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा।
ओके, यस, आई विल कीप दैट इन माइंड। ये एक अच्छा पॉइंट तुमने बताया। एनी अदर टिप्स? एनी अदर टिप्स तो सर अब मतलब वही है कि मेन तो मतलब आपको अभी हार्ड 4 वर्क तो महीने करना ही पड़ेगा में उसके लिए। कैसे पढ़ना है? दिन में 1 सब्जेक्ट रखना है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? वीकली टारगेट क्या होना चाहिए? हाँ, वो तो सर ये तो सर एक्चुअली क्या है, ये तो मैंने इंटरव्यू भी ऐसे ही किया था कि एक सब्जेक्ट ही क्या था एक बार में, तो वो तो किसी के पर्सनल स्ट्रेटजी रहेगी जिसको जैसा अच्छा, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक सब्जेक्ट में इतना फोकस नहीं कर पाऊंगा तो उसको 2-3 सब्जेक्ट ले लेनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपको पर्सनल अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वो तो ओके। इसलिए मैंने जैसे इंटर में किया था